नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश हो चुकी है। अब ये तय है कि वक्फ का जो कानून है उसमें संशोधन होगा। बजट सत्र के दूसरे भाग में सरकार नया विधेयक लेकर आएगी, लेकिन बात आज उसकी नहीं कर रहा हूँ कि विधेयक कब लेकर आएगी और पास कराने के बाद क्या होगा। वो तो बाद में जो होगा वो हम सबको पता चलेगा। इसका असर क्या हुआ है राजनीति पर। दरअसल ये वक्फ संशोधन विधेयक, मेरा मानना है कि भारत देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, प्रस्थान बिंदु है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है, अब इससे ऊपर नहीं जा सकती। जो ये कानून लेकर आए, जवाहरलाल नेहरू के समय कानून आया, इंदिरा गांधी ने इसमें संशोधन किया और सबसे खतरनाक संशोधन किया मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार ने 2013 में। और सवाल यह है कि ये क्यों लाना पड़ा सरकार को ये संशोधन विधेयक। इसका आधार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही तैयार किया। आप याद कीजिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने वक्फ बोर्ड जो है पूरा का पूरा उसकी फंक्शनिंग को लेकर उसको पूरी तरह से नंगा कर दिया, उसके सारे लत्ते उतार दिए और बताया कि क्या क्या गड़बड़ हो रही, किस तरह की लूट हो रही है, वक्फ के नाम पर किस तरह का धंधा चल रहा है। ये सब कुछ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने बताया, जिस सच्चर कमेटी को कांग्रेस की सरकार ने अपॉइंट किया था। और ये बात 2008 की है। आज तक उसके बारे में कांग्रेस सरकार, जब तक उसके बाद जितने साल रही, मई 2014 तक कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। बल्कि 2013 में जिस तरह का संशोधन किया उसने वक्फ बोर्ड को और वक्फ के कानून को जो है भारत की एकता और अखंडता पर हमले के हथियार के रूप में तैयार कर दिया। तो ऐसे में सरकार के लिए ये लाना ज़रूरी था। अब बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि भाई मोदी को तो 10 साल हो गए, 2014 में प्रधानमंत्री बन गए थे, पूर्ण बहुमत से बन गए थे, 2019 में बहुमत और ज़्यादा बढ़ गया, 303 सीटें आ गई, तब क्यों नहीं किया। देखिए, हर चीज़ का राजनीति में, और जो सुशासन जानता है, जो गवर्नेंस की बारीकियों को समझता है, उसके लिए कौन सा कदम कब उठाना है, इसकी टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। वो वातावरण देखता है कि कौन सा कदम उठाने से उसका क्या असर पड़ेगा। इस समय उठाएं तो उसका फ़ायदा होगा या उस पर हमारे लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। तो 2014 से 2024 तक जो माहौल देश में बनाने का काम किया मोदी सरकार ने, हिंदू जागरण का, आज जो स्थिति है हिंदुओं की, हिंदुओं में जिस तरह की जागृति है, आप भी मानेंगे कि 2014 में नहीं थी। आज हिंदू समाज देख रहा है, सुन रहा है और बोल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बोल रहा है। जो चुप रहता है समाज, उसके बारे में पता नहीं चलता है। कई बार क्या कहा ही जाता है कि मौन स्वीकृति लक्षणम, तो उसको स्वीकृति का भी लक्षण मान लिया जाता है। दूसरी परिस्थिति क्या बदली है, देश में आज़ादी के बाद से एक वर्ग तैयार किया गया तथाकथित सेकुलरिस्टों का। और सेकुलरिस्ट जब मैं कह रहा हूं तो मैं केवल हिंदुओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि मुसलमान कभी सेकुलर हो ही नहीं सकता। उसके लिए उसका मजहब पहले है, संविधान और कानून और देश बाद में है। तो हिंदुओं में एक बड़ा वर्ग, और इसको लगातार इस वर्ग का आकार जो है बढ़ाया जाता रहा, जो एक तरह से आप कह सकते हैं रिलीजन न्यूट्रल था। अपने धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में उसको ज़्यादा चिंता परेशानी नहीं थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसका किस तरह से नुकसान हो रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति किस तरह से सनातन धर्म का नुकसान कर रही है, इससे उसको कोई मतलब नहीं था। और वो उन लोगों को वोट देती थी जो तुष्टीकरण की राजनीति का समर्थन करते थे। अब क्या हुआ है, 10 सालों में क्या बदला है मोदी ने उस जो तथाकथित सेकुलर राजनीति का दायरा था उसको छोटा कर दिया है। वो लगातार घटता जा रहा है। इसलिए आप देखिए कि कांग्रेस सहित जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस के साथी दल हैं, उनकी डिपेंडेंस मुस्लिम वोट पर बढ़ती जा रही है। तो उनको लग रहा है कि ये वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये आर पार की लड़ाई का समय है। आपने कई मुस्लिम संगठनों की बात सुनी होगी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात सुनी होगी। इस बोर्ड को इंदिरा गांधी ने बनाया था
मुस्लिम समर्थन के लिए। इस बोर्ड की कोई संवैधानिक मान्यता नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल तो छोड़िए, ये जो है वैधानिक भी नहीं है, स्टैट्यूटरी भी नहीं है। लेकिन मुसलमानों का या मुस्लिम समाज का कहें सबसे बड़ा ठेकेदार अपने को बताता है। ये लगातार जो है राम जन्मभूमि का विरोध करता रहा, ये मुस्लिम समाज में सुधारों का विरोध करता रहा, ये जेंडर इक्वलिटी के खिलाफ है, ये 3 तलाक के खिलाफ था, ये सीए के खिलाफ था। तो उस समय सीए के खिलाफ एक झूठ चलाने की कोशिश हुई, उसके आधार पर एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश हुई। अब उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति देखिए। उस समय जो परिस्थिति थी, आंदोलन खड़ा करने की कोशिश हुई, उसमें सेकुलर लोग, और उसमें मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा योगदान था सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस का। जिस तरह से शाहीन बाग को हैंडल किया गया वो अपने आप में एक उदाहरण है, वो शोध का विषय है कि देश की सर्वोच्च अदालत किसी गैर कानूनी आंदोलन के बारे में इस तरह से कैसे व्यवहार कर सकती है, इस तरह की टिप्पणी और इस तरह का आचरण कैसे कर सकती है। लेकिन उसकी बात आज छोड़ देते हैं। आज बात है कि ये इस वक्फ संशोधन विधेयक, मतलब जो विधेयक अभी आएगा, अभी जेपीसी की जो रिपोर्ट आई है विधेयक पर, उसके बाद की राजनीति क्या हो रही है। उसके बाद की राजनीति ये हो रही कि मुस्लिम संगठन धमकी दे रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। अब जरा सीए के समय को ध्यान कीजिए और आज के समय को। सीए के मुद्दे पर मुसलमान सड़क पर आया कुछ जगहों पर, पूरे देश में नहीं। केवल शाहीन बाग का उदाहरण पेश करके देश और दुनिया में ये छवि पेश करने की कोशिश हुई, ये एजेंडा या ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि भारत का सारा मुसलमान सड़क पर है। और एक झूठ के जरिए उस कानून की खामियां बताते तो किसी को कोई एतराज नहीं होता। एक सफेद झूठ बोला गया कि इस कानून के जरिए भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। सीए का कानून बन गया और इसी विरोध के चलते कई राज्य सरकारों ने, जो भाजपा विरोधी पार्टियों की सरकारें थीं, उन्होंने अपने यहाँ असेंबली में प्रस्ताव पास किया कि हम इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। अब उनकी बुद्धि की बलिहारी, आप उनकी समझ को देखिए कि इस देश का संविधान कहता है, जिस संविधान की राहुल गांधी दिन रात दुहाई देने की कोशिश करते हैं, वो संविधान कहता है कि किसी केंद्रीय कानून को मानने से कोई राज्य सरकार इनकार नहीं कर सकती। ये संवैधानिक अधिकार ही नहीं है राज्य सरकार के पास। जो केंद्रीय कानून है वो पूरे देश में समान रूप से लागू होगा, जब तक कि कानून में ही कोई एक्सेप्शन न किया गया हो। तो इसलिए उस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो प्रस्ताव शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण का तरीका था। मुसलमानों को ये बताने का तरीका था कि हम जो मोदी सरकार कर रही है, ये केंद्र सरकार कर रही है, उसके साथ नहीं है। लेकिन सड़क पर उनके साथ नहीं आए, हिम्मत नहीं हुई। आज क्या सड़क पर आएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी, उसके सहयोगी दल, अगर मुसलमान सड़क पर उतरते हैं इस वक्त संशोधन विधेयक को लेकर, तो क्या उनके साथ आएंगे? आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, मुझे नहीं मालूम आएंगे कि नहीं आएंगे तो मुसलमानों की नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। क्योंकि मुस्लिम समाज के कुछ नेता जो अपने को मुस्लिम वोटों का ठेकेदार समझते हैं, मुस्लिम हितों का ठेकेदार समझते हैं, जिनको लगता है कि इस्लाम अगर बचा हुआ है तो उन्हीं की वजह से बचा हुआ है, अगर वो नहीं होंगे तो इस्लाम बचेगा नहीं, कम से कम भारत में नहीं बचेगा। ये गलतफहमी उनको जो है वो लंबे समय से है, और उनकी इस गलतफहमी को और पुख्ता किया है कांग्रेस की विभिन्न सरकारों ने और कुछ क्षेत्रीय दलों ने। तो उनकी ये गलतफहमी धीरे धीरे टूट रही है। अनुच्छेद 370-35 से जम्मू कश्मीर से खत्म हो गया, ट्रिपल तलाक का कानून खत्म हो गया, नागरिकता संशोधन विधेयक यानी सीएए का कानून पास हो गया, लागू हो गया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन गया, उसका भूमि पूजन हुआ, फिर उद्घाटन हो गया। लाखों की संख्या में लोग वहां पर जा रहे हैं। ये तथाकथित सेकुलर पार्टीज कुछ नहीं कर पाई, हर मोर्चे पर फेल रही, 3 तलाक तक का विरोध किया। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसको तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। उसको शर्म आनी चाहिए कि
मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए एक जो कानून ये मोदी सरकार ले आई, उसका भी विरोध किया उन्होंने। यानी इससे साबित होता है कि ये अपने ही समाज के हितैषी नहीं है। इनकी नज़र में सिर्फ इनका अपना निजी हित सर्वोपरि है। इनको न तो मुस्लिम समाज से मतलब है, न भारतीय समाज से मतलब है, न भारत देश से मतलब है, न भारतीयता से मतलब है। इनको अपने निजी हित से मतलब है, और जो इनका निजी हित साध सके उससे दोस्ती है। कांग्रेस पार्टी इनका निजी हित साधती रही है 77 साल से, आज़ादी के बाद से ही। अब वो परिस्थिति बदल रही है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि ये मुस्लिम संगठन ये हिम्मत दिखाते हैं, हालांकि मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है कुछ जगह पर छिटपुट विरोध के अलावा कोई बड़ा आंदोलन या बड़े पैमाने पर सड़क पर आ जाएंगे मुस्लिम समाज के लोग और उनको समर्थन मिलेगा मुस्लिम समाज का, इसमें मुझे आज भी शंका है। लेकिन मान लीजिए ऐसा होता है अगर, तो क्या ये राजनीतिक दल उनके साथ आएंगे? तो अगर आएंगे तो उनको बदली हुई परिस्थितियों का पता नहीं, ज्ञान और भान है कि नहीं। अब वो जो स्पेस था सेकुलर पॉलिटिक्स का, वो लगातार सीमित होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के समर्थन में सड़क पर उतरने का नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में एक सिद्धांत है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो तुष्टीकरण की राजनीति के मामले में भी ये लॉ लागू हो रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब इसका फायदा कम और नुकसान ज़्यादा होने वाला है। क्यों? क्या मुसलमान नाराज हो गए? नहीं, मुसलमान तो पहले से ही भाजपा के विरोध में है। मुसलमान तो भाजपा को वोट न देते हैं न देंगे। तो ये वोट तो उन्हीं सेकुलर पार्टियों को मिलता रहा है जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही हैं और करती हैं। तो उसमें कोई इजाफा नहीं होने वाला है, उसमें कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज जब चुनाव होता है 90% से ज़्यादा वो वोट पोल करता है। तो मैक्सिमम जो वोट मिल सकता है मुस्लिम समाज का, वो ऑलरेडी मिल रहा है इस वर्ग को, इस राजनीतिक वर्ग को। सवाल है कि क्या जो हिंदू समाज का वोट मिल रहा था इस तथाकथित सेकुलरिज्म के नाम पर, जब वो वक्फ के मामले पर इन पार्टियों को, इन नेताओं को सड़क पर देखेगा मुस्लिम नेताओं के साथ, क्या तब भी वो चुप रहेगा और इन्हीं पार्टियों को वोट करता रहेगा? मैं केवल उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कांग्रेस और उसके समर्थक दलों को, जो हिंदू समाज के लोग वोट करते रहे। तो ये चेतना बदल रही है, ये समझ नहीं रहे हैं विपक्षी दलों के लोग। हिंदू जाग रहा है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि उसका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। तो जब आपको ये समझ में आ जाए कि आपका दुश्मन कौन है, तो आपके लिए फैसला करना आसान हो जाता है। फिर आप किसी भ्रम में, किसी भुलावे में नहीं आते हैं, फिर आप किसी दुष्प्रचार का शिकार नहीं होते हैं। तो मेरा मानना है कि जो ये सेकुलर स्पेस था हिंदुओं के बीच में, वो जो उसमें जो संकुचन आ रहा है, उसमें एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जाएगा। एक हिस्सा हो सकता है न्यूट्रल हो जाए, वो वोट ही ना करे, वो निराश हो जाए दोनों से। इसकी संभावना से, इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो इन सेकुलर पार्टियों को वो वोट जाएगा, इसमें मुझे भारी शंका है। ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि एक रात में हो जाने वाला है, एक दिन में हो जाने वाला है, लेकिन ये ग्रेजुअली उसी ओर बढ़ रहा है। नतीजे इसकी गवाही दे रहे हैं। आप 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो सीटें घटी हैं, उसके आधार पर इसका आकलन मत कीजिए, गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। उससे पहले और उसके बाद, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से एक एक करके भारतीय जनता पार्टी राज्य जीत रही है, खास तौर से ऐसे राज्य जिनके बारे में चुनाव से पहले कोई ये बात करने, मानने को या इस संभावना पर भी विचार करने को तैयार नहीं था कि बीजेपी जीत सकती है। हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली, इन तीनों राज्यों में बीजेपी अच्छी लड़ाई लड़ रही है, क्लोज कंटेस्ट होगा, ये सब मानने को तैयार थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी,
उसका मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये कहने वाले कितने लोग थे जरा याद कर लीजिए। लेकिन आज ये सच्चाई बन चुकी है। तो वक्फ बोर्ड जो है, मेरा मानना है कि ये सेकुलर पार्टियों और नेताओं के गले का पत्थर बन गया है। इस पर अगर मुस्लिम नेताओं का समर्थन करते हैं तो मुश्किल है, और नहीं करते हैं तो मुश्किल है। इसलिए उनके एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, बल्कि मैं कहूँगा दोनों तरफ खाई है। कहावत तो कुएं और खाई की है, लेकिन इस समय जो परिस्थिति है उसमें ऐसा लगता है कि उनके दोनों तरफ खाई है। उनको गिरना ही गिरना है। सवाल यह है कि किस खाई में गिरेंगे और कितनी चोट लगेगी, और उस चोट के बाद वो उबर पाएंगे कि नहीं उबर पाएंगे। तो वक्फ के मामले पर, इस कानून में संशोधन के मुद्दे पर मुस्लिम समाज जितना ही आक्रामक होगा, उतना ही वो भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आसान करेगा। उतना ही वो जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उनका रास्ता मुश्किल करेगा। उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनने वाला है। और आप देखते रहिए, आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। संसद में जो हमने 13 तारीख को जो दृश्य देखा, उससे बड़ा स्पष्ट है कि अभी तक इन सेकुलर पार्टियों को समझ में नहीं आया है कि वक्फ के मुद्दे पर इस संशोधन विधेयक का विरोध करके वो आग से खेल रहे हैं। तो जो आग से खेलेगा वो झुलसेगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए सेकुलर पार्टियां जो कर रही हैं इस समय, दरअसल वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी को और हिंदू समाज को इस पर बहुत आक्रामक होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने नेपोलियन के एक सिद्धांत की बात की थी एक दिन, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि जब आपका दुश्मन अपना नुकसान करने पर लगा हो, तब आपको चुप रहना चाहिए, उसको रोकना टोकना नहीं चाहिए। तो ये सेकुलर पार्टियां वही कर रही हैं। ये मुस्लिम समाज के जो ठेकेदार हैं, वो दरअसल और किसी का नहीं, अपने ही समाज का नुकसान कर रहे हैं। तो इस तरह का झूठा प्रचार जो सीए के बारे में चलाया गया, 2024 के लोकसभा चुनाव में आरक्षण के बारे में चलाया गया, इन सब की पोल खुल चुकी है। तो उसका नतीजा क्या हुआ है? ऐसे आरोप लगाने वालों की, ऐसा नैरेटिव गढ़ने वालों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। जब व्यक्ति की, संगठन की विश्वसनीयता खत्म हो जाए तो सही भी बोले तो कोई मानने को तैयार नहीं होता है। उसी स्थिति में भारत का विपक्ष पहुंच चुका है। और मुस्लिम समाज के ठेकेदार, जिनको अपना भविष्य और अपना भला सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में दिखता है, वो उसको और खींचकर उसी गड्ढे की ओर ले जा रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।